हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी। आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रेलवे के लिए पीवाईक्यू सीरीज। और रेलवे की इस पीवाईक्यू सीरीज में मैंने आप सभी के लिए वरदान बेच को स्टार्ट किया था। और वरदान बेच में हम सभी थर्सडे के दिन यानी गुरुवार के दिन हम लोग भूगोल से रिलेटेड यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड रेलवे में जितने भी पीवाईक्यू सीरीज आए यानी हमें कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन थर्सडे के दिन हम लोग देखते हैं यानी गुरुवार के दिन जो देखते हैं। कल थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से ये क्लास नहीं हो पाई थी, बट वो क्लास आज आप सभी जो देख पा रहे हैं। इससे पहले भी मैं आप सभी को 2 भूगोल की क्लास ले चुका हूं। यदि आप लोगों ने उस क्लासों को नहीं देखा है, बेहद शानदार क्लास मैंने आप सभी के लिए मैंने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है वरदान बेच के नाम से, वहां पर जाकर आप दोनों क्लासों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज भूगोल के अंदर पीवाईक्यू सीरीज में लेक्चर नंबर 3 की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि सभी ने जो 2 क्लास मैंने इससे पहले आप सभी को पढ़ाया था उसका आप सभी ने बेहद अच्छे तरीके से रिवीजन भी किया होगा। चलिएगा, बिगर की देरी से क्लास की शुरुआत करेंगे। लेक्चर नंबर 2 नहीं, लेक्चर नंबर 3 आप सभी हमसे यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिएगा 1 मिनट, बीच में प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम को दूर कर लेते हैं। देखिएगा, सवाल कुछ इस प्रकार से, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से इससे पहले हमने सौर मंडल को कंप्लीट कर लिया था और आप सभी ने बेहद अच्छा प्यार दिया था उन सभी क्लासों में। तो ये जो टॉपिक होने वाला है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से होने वाला है। आप सभी जानते हैं इतनी थ्योरी क्लास आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे अभी आपको नहीं पढ़ा सकता। एमसीक्यू के फॉर्म में जितना भी एफर्ट्स आप लोगों के लिए जो लगा सकता हूं उतना लगाऊंगा। ठीक है, चलिएगा पहले सवाल की ओर रुख करेंगे। और पहला सवाल हमें जो देखने को मिलेगा दुर्बलता मंडल का भाग है। तो दुर्बलता मंडल किसका भाग देखने को मिलेगा? 4 ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेंगे। भू प्रवाहारा, भू प्रवार यानी मेंटल वाला हिस्सा। सेकंड जो हमें देखने को मिलेगा यहां पर भू परपटी और भू प्रवार, भू परपटी और भ्रूकोण। ये शब्द सारे हिंदी में देखने को मिलेंगे। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो बाइलिंगुअल आप सभी को क्लास देखने को मिलेगी। तो जब आप इंग्लिश में इनके नाम पढ़ेंगे तो बेहद सिंपल आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी हमें देखने को मिलता है यहां पर जो इस तरीके से परिकल्पना यदि हम लोग करते हैं और इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। और ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसमें प्रमुख रूप से तीन परतों के बारे में हम सभी को यहां पर जानकारी प्राप्त होती है। तो जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद यहां पर एक परत को हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर जो हम लोग जो परत को पढ़ते हैं और इसके बाद ये प्रमुख रूप से 3 परतों का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें, यानी इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसको हम लोग यहाँ पर मेंटल बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर कोर बोलते हैं। तो क्रस्ट मेटल कोर के नाम से यहाँ पर ये हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं, हमें यहां पर देखने को मिलेगा कि जो क्रस्ट होता है, इस क्रस्ट को हम लोग भू परपटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भू परपटी हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा हम लोगों को यहां पर जो देखने को मिलता है, ये क्रस्ट हो गई, ये मेटल हो गया और ये कोर हो गया। अब हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है कि दुर्बलता मंडल कहां से कहां तक हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ये दुर्बलता मंडल की बात कर रहा है। तो ये दुर्बलता मंडल जो हमें देखने को मिलेगा, ये जो मेटल वाला हिस्सा देखने को मिलेगा, इसी मेटल वाले हिस्से के ऊपर ये जो वाला हिस्सा देखने को मिलेगा, इसी को हम लोग दुर्बलता मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग दुर्बलता मंडल के नाम से यहां पर जानते थे। आप लोगों को नहीं दिख पा रहा होगा तो आप देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम लोग दुर्बलता मंडल के नाम से यहां पर जानते हैं। अब देखिएगा, यहां से हम लोग बात करेंगे जो क्रस्ट होता है, ये क्रस्ट 10 किलोमीटर से लगाकर, तो आप सभी को 100 किलोमीटर के लगभग यहां पर देखने को ये वाला टाइम पीरियड जो मिलता है, यानी क्रस्ट की टोटल लेंथ देखी जा सकती है 10 किलोमीटर से लगाकर तो 100 किलोमीटर के मध्य में हम लोग इसको यहां पर देखते हैं। जब हम लोग बात करते हैं मेटल की, तो मेटल का प्रारंभ लगभग इस मेटल वाले हिस्से से लगभग नीचे 400 किलोमीटर तक हम लोगों को देखने को मिलता है। और कई जगहों पर हम लोग इसके बारे में क्या पढ़ते हैं कि ये लगभग आप लोगों का 2900 किलोमीटर तक भी
हमें मेटल वाला हिस्सा देखने को मिलेगा। यानी मुख्यतः यह बात कही जा सकती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतें मुख्य रूप से जिम्मेदार हो सकती हैं। पहली को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, पहली को हम लोग यहाँ पे क्रस्ट बोलते हैं, सेकेंड को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो मेंटल हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। फिर थर्ड हमारे पास में कोर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब ये जो 3 परतें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इन तीनों परतों में सर्वाधिक विस्तार किसका देखने को मिलेगा, तो मेटल का देखने को मिलता है। इसका हम लोगों को सर्वाधिक विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी मेटल का सर्वाधिक विस्तार हम लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये बात ये हम लोगों ने चर्चा किया। तो फिर उसको हिंदी में हमने कहा कि भू प्रवाह, यानी मेटल, इस सवाल का बिल्कुल हम लोगों को राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रेणी में जब हम सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 2 हमें देखने को मिलेगा, वजन के अनुसार भूफर्टिलिटी में ऑक्सीजन का लगभग कितने प्रतिशत है। तो ये जो पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का कितने प्रतिशत हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, तो ऑक्सीजन का हम लोग कह सकते हैं कि 46.6% में ऑक्सीजन का मात्रा हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 27.7% पर हम लोग बात करते हैं सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद में हम लोग 8.13% पर चर्चा करते हैं एल्यूमिनियम की। कौन की चर्चा करते हैं, एल्यूमिनियम की यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो ये प्रमुख रूप से हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें कई प्रकार से होता है, जैसे मैं बात करूंगा 5.12% जो होता है वो लोहे की मात्रा हमें देखने को मिलती है। मात्रा, लोहे की मात्रा देखने को लगभग, देखो ये जितने भी मैं आप लोगों को रेशो दिखा रहा हूं ये लगभग रेशो में चलते हैं। 4% के लगभग में हम सभी को अभ्रक क्या देखने को मिलता है, अभ्रक की मात्रा भूपट्टी पर हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके बिहाफ पर कहेंगे ऑप्शन नंबर डी 46.6% है, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हम लोग यहां पर कह सकते हैं। ये जो डाटा होने वाला है ये रेलवे ने पीवाईक्यू सीरीज में पूछा है, मतलब रेलवे ने जो ज्योग्राफी के सवालों को दिया था उसमें पूछा है, और ये डाटा आप सभी को ओरली याद होना चाहिए। ऑक्सीजन लगभग 46.6%, सिलिकॉन 27.27% है, ये 27% हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में आप सभी का एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5.12%, और अब या लोहा 5.12% और आपका अभ्रक लगभग 4% हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा सवाल नंबर 3 की चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 3 हम लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलेगा, भूपटपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपटपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे इसके बिहाफ पर एल्यूमिनियम हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अभी हम लोगों ने देखा था, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग चर्चा करते हैं सवाल नंबर 4 पर। और सवाल नंबर 4 हम लोगों को देखने को मिलेगा, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। ये हम लोगों से सवाल पूछा है कि मैग्मा का मुख्य स्रोत क्या देखने को मिलेगा, भूपट्टी का यह आंतरिक भाग देखने को मिलेगा, या भूपट्टी का बाहरी भाग देखने को मिलेगा, या फिर कोर देखने को मिलता है, या फिर मेटल यहां पर देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेंगे, आप मुझे बतलाइएगा कि कौन सा यहां पर हमें देखने को मिलेगा, मैग्मा का मुख्य स्रोत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक मिनट इस पेन को सही कर लेते हैं। चलिएगा सवाल का जवाब दीजिएगा, मैग्मा का मुख्य स्रोत हमें देखने को मिलेगा, तो मेटल कौन सा देखने को मिलेगा, क्रस्ट मेटल, कोर के बारे में बात करते हैं, तो ये मेटल हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, जब हम लोग बात ये करते हैं, देखिएगा हम इस पर आप सभी पर चर्चा करेंगे। हम लोग एक नई क्लास ले लेते हैं। देखो
ये वाला स्ट्रक्चर हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। ये इस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जब इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप देखिएगा, देखो ये प्रमुख रूप से पहली परत हमें देखने को मिलती, इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया है, क्रस्ट। क्या नाम दिया है, क्रस्ट। इसको हम लोगों ने नाम दिया है। जब इसको हम लोगों ने क्रस्ट नाम दिया है तो इसके बाद हम की परत हमें यहाँ पर को सॉरी क्रस्ट के बाद मेटल हम लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर हम लोगों को मेटल देखने को मिलती है। ये वाला स्ट्रक्चर हम लोगों को सभी को क्या देखने को मिलेगा, मेटल वाला हिस्सा जो देखने को मिलता है। इसके बाद ये वाला हिस्सा जो होता है, इस वाले हिस्से को हम लोग कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस वाले हिस्से को हम लोगों ने कोर नाम दिया है। अब आप देखिएगा, ये जो क्रस्ट वाला हिस्सा हमें देखने को मिलेगा, जो क्रस्ट वाला हिस्सा होगा, ये क्रस्ट वाला हिस्सा दो चीजों से बहुरूप से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, तो एक तो सिलिकॉन, सिलिकॉन यहां पर मुख्य रूप से होता है। सिलिकॉन प्लस यहां पर हम लोग एक बोल सकते हैं कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर यह बना होता है। ये आप सभी को याद होना चाहिए। ये किन दो चीजों से मिलकर प्रमुख रूप से, देखो वैसे तो इसमें बहुत सारी है, लेकिन प्रमुख रूप से यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा तो आप सभी का सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर यहाँ पर ये हमें बना हुआ ये देखने को मिलता है। इसके बाद ये जो क्रस्ट वाला हिस्सा होता है, और इस क्रस्ट और इस मेटल वाले हिस्से में आप सभी को बीच में ये वाला हिस्सा यहां पर देखने को मिलता है। क्रस्ट और मेटल के बीच में ये वाला हिस्सा हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये जो बीच वाली परत आप सभी को देखने को मिले, इसको हम लोगों ने कहा है मोहे। क्या नाम बोला इसको हम लोगों ने, मोहे। यहां पर हम लोगों ने इसको नाम दिया है। तो ये आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। नहीं, मोहे हम लोगों ने इसको नाम नहीं दिया, माफी चाहेंगे, एक मिनट। इसको हम लोगों ने कॉनरोड नाम दिया है। क्या नाम दिया है इसको, इसको हम लोगों ने यहाँ पर, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोगों ने यहाँ पर कॉनरोड नाम दिया है। तो आपसे सवाल पूछ लेगा कॉनरोड वाला हिस्सा किन दो परतों के बीच का हिस्सा देखने को मिलेगा, तो एक तरफ तो क्रस्ट होगा और एक तरफ मेटल वाला हिस्सा हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये जो मेटल वाला हिस्सा होता है, ये वाली परत को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, तो इसको हम लोगों ने मोहे नाम दिया है। क्या नाम दिया है, मोहे नाम दिया है। अब ये जो मेटल और कोर वाला हिस्सा होता है, मेटल और कोर वाला हिस्सा होता है, इस मेटल और कोर वाले हिस्से को हम लोगों ने, ये जो बीच का हिस्सा होता है, इसको क्या नाम दिया है, तो हमने रेपेटी। कौन 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 सा, रेपेटी हम लोगों ने इसको कहा है। तो ये याद होना चाहिएगा कि जो मेटल और कोर वाला हिस्सा होता है, इस मेटल और कोर वाले हिस्से को हम लोग रेपेटी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, रेपेटी हम लोग इसको बोलते हैं। और ये जो कोर वाला हिस्सा हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं ये जो कोर वाला हिस्सा होगा, तो ये जो कोर वाला हिस्सा हम सभी को यहां पर जो देखने को मिलेगा, इसको हम लोग यहां पर गुटेनबर्ग क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग लेयर बोलते हैं, यानी गुटेनबर्ग परत के नाम से हम सभी यहां पर जानते हैं। ठीक है, तो आप सभी को याद होना चाहिएगा। तो कॉनरोड आप लोगों ने जाना कि कॉनरोड कहां से कहां तक हुआ, क्रस्ट से जो मेटल वाला हिस्सा हुआ उसे हम लोगों ने कॉनरोड कहा। कॉनरोड की बात में जो आप लोगों का मेटल वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग मोहे अज़बद्धता हम लोग इसको बोलते हैं। मेटल और कोर के बीच वाले हिस्से को हम लोगों ने रेपेटी कहा, और जो कोर वाला हिस्सा था इसे हम लोगों ने गुटेनबर्ग कहा। क्या कहा, इसे हम लोगों ने गुटेनबर्ग कहा। अब ये जो गुटेनबर्ग वाला हिस्सा होता है और ये कोर वाला जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, इसे हम लोग लेहमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग लेहमन के नाम से हम सभी इसको यहाँ पर जानते हैं। तो ये प्रमुख रूप से परतें हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। अभी जो मेटल किन किन प्रमुख तत्वों से मिलकर बना होता है, तो सिलिकॉन याद होना चाहिएगा, सिलिकॉन प्लस आप सभी को मैग्नीशियम, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि मेटल किन दो प्रमुख तत्वों से मिलकर बना होता है, तो मेटल आप लोगों का हम लोग बोल सकते हैं सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम यहां से मिलकर यहां पर बना होता है। ठीक है, कोर वाला हिस्सा यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कोर किससे मिलकर बना होता है, तो कोर आप सभी जाने कि निकल, प्रमुख रूप से निकल व फेरस किससे मिलकर बना होता है, निकल व फेरस। निकल को हम लोग बोल सकते हैं निकल व फेरस से मिलकर यहां पर ये बना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को
ये चीजें समझ में आई होगी। ये पूरा स्ट्रक्चर यदि आप लोगों को याद है तो क्वेश्चन आप सभी के गलत नहीं होने वाले हैं। देखो, एक हिंदी में एक शब्द होता है असबद्धता। असबद्धता, तो असबद्धता का मतलब क्या होता है? कोई भी दो परतों का जो विशेष क्षेत्र होता है उसे हम लोग असबद्धता बोलते हैं। तो कॉनरोड असबद्धता, रेपेटी असबद्धता, लेहमन असबद्धता। जैसे ये मेटल हुआ और ये कोर हुआ, इसके बीच वाला जो हिस्सा हुआ यानी जहां पर कोर, यानी इसकी प्रमुख रूप से परिभाषा ये बनाई जा सकती है, जो कोर और मेटल जहां पर मुख्य रूप से दोनों परतों के समान तत्व जहां पर हम लोगों को जो दिखाई देते हैं उसे असबद्धता हम लोग यहां पर बोलते हैं। तो आप सभी को समझ में आया, यानी जो कोर वाला हिस्सा होगा, ये कोर वाला हिस्सा और इस मेटल वाले हिस्से के बीच में जहां पर कोर और मेटल के दोनों के पार्टिकल, दोनों के तत्व जहां पर समान रूप से दिखाई देते हैं उसे असबद्धता हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असबद्धता हम लोग बोलते हैं। तो ये प्रमुख रूप से आईएमपी आप सभी के लिए याद होना चाहिए। क्रस्ट सिलिकॉन प्लस आपके या आप सभी का या आप सभी का एल्यूमिनियम का मेटल वाला हिस्सा मिलकर बना होता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम का, और जो कोर वाला हिस्सा बना होता है वो निकल प्लस फेरस से मिलकर यहां पर बना होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में जो हमें देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्सा हमें देखने को मिलेगा। देखो, ये वही है भ्रूप्रवण। अर्थ मेटल के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो सबसे ऊपरी भाग को हम लोगों ने दुर्बलता मंडल कहा। क्या कहा? दुर्बलता मंडल हम लोगों ने नाम दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। इसके बाद सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने 5 देखा था। या आप सभी का स्थेनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक शान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्य विकृतिशील क्षेत्र है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग यहां पर कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट मेटल जो कोर वाला होता है, तो इसे हम लोग यहां पर कोर के नाम से जानते हैं। चलिएगा अगले सवाल की तरफ चर्चा करेंगे। यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा, देखिएगा, पृथ्वी का बाहरतम हिस्सा कौन सा देखने को मिलेगा? अभी हम लोगों ने देखा था क्रस्ट मेटल कोर, तो ये बाहरतम हमें क्रस्ट यहां पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग कह सकते हैं, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो, ये जो क्रस्ट वाला हिस्सा होता है, ये जो क्रस्ट वाला हिस्सा होता है, ये दो प्रकार की परतों का निर्माण करता है। अब कैसे करता है? देखो, दो प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक तो स्ट्रक्चर होता है जो महासागरीय में, यानी महासागर में चलता है, और एक होता है जो महाद्वीप में हम लोगों को देखने को मिलता है। जब हम महासागर की बात करेंगे तो लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग 5 किलोमीटर तक ही हम लोगों को ये क्रस्ट का जो हमें परत, यानी 0 से 5 किलोमीटर तक ही देखने को मिलेगी। लेकिन महासागरों के अंदर, महाद्वीपों के अंतर्गत ऐसा नहीं है। महाद्वीपों के अंदर ये लगभग 25 किलोमीटर से लगाकर तो 30 किलोमीटर तक इसका स्ट्रक्चर हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। यानी महासागर में लगभग ये 5 और महाद्वीप में लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक का इसका एरिया हम लोगों को किसका? क्रस्ट का देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक तो आप सभी ने कर ही दिया होगा। चलिएगा आगे चर्चा करते हैं सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 तो है ही नहीं, ये हमें देखने को मिलेगा, सवाल हमें देखने को मिलेगा भूपटपट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा कितने प्रतिशत है? और ये जितने भी क्वेश्चन है, मैंने कहा ना कि सारे रेलवे के ज्योग्राफी से इस टॉपिक की पृथ्वी की आंतरिक संरचना से पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहां पर हमें देखने को मिलेगा 4%, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो लोहे का परसेंट 5.13% पढ़ाया था। तो जैसे यहां पर आप लोगों का डाटा यूज हुआ है, वहां पर भी रेलवे इसी प्रकार के डाटा को स्वीकार करेगा। अब वो 5.13% है, तो लगभग 5% हो सकता है, अगर दे तो सही माना जाएगा। तो ये बेहद अच्छे तरीके से आप सभी को इस टॉपिक में याद होना चाहिए। अगला सवाल हमें देखने को मिलेगा
भू भू प्रपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ये तत्व कौन सा देखने को मिलेगा? सिलिकॉन। अभी मैंने आप लोगों को बताया सिलिकॉन देखने को मिलेगा, यानी लगभग 27.27% यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन बताया था 46.6% लगभग जो देखने को मिलेगा। ये लगभग 8% के लगभग में एल्यूमिनियम देखने को मिलता है हम लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड आप सभी को हमने बताया है। इसके बाद जो देखने को मिलेगा, पृथ्वी के अध्ययन को जाता है के नाम से, अच्छा, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन ही आगे पीछे लिखा है, तो इसे भूगर्भक शास्त्र हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा सवाल नंबर 10 की चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 10 है, पृथ्वी के प्रस्तर क्रस्ट के सबसे ऊपरी प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन। कौन सा होगा? ऑक्सीजन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिएगा आगे हमारी गाड़ी को बढ़ाते हैं, और आगे आप सभी को देखो, ये टॉपिक आप लोगों को रिलेट करेगा अक्षांश और देशांश से। ठीक है, अक्षांश व देशांतर में आशा करता हूं कि आप सभी ने ऑफलाइन क्लासों में हमसे या किसी और टीचर से बेहद अच्छे तरीके से जो पढ़ा होगा। और ज्योग्राफी यदि कोई टीचर पढ़ाते तो सारे ही अपने आप में बहुत बेस्ट होते हैं, लेकिन फिर वो स्टूडेंट के ऊपर होता है कितने बेस्ट तरीके से उसने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। तो आप लोगों को यहीं पर वही बेस्ट एमसीक्यू देखने को मिलेंगी। आपने मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोगों ने अगर थ्योरी इसकी पढ़ी है तो बेहद अच्छे तरीके से समझने वाला है। देखो सवाल हमें देखने को मिलेगा, अक्षांश के समानांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उसके समान रूप से सुमेलित नहीं है? ये नहीं देखने को मिलेगी। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है, बिल्कुल हम लोगों को देखने को मिलेगी। या आप सभी का अंटार्कटिका व्रत भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। आर्कटिक व्रत भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये भी बिल्कुल सही है। मकर रेखा पूर्व गोलार्ध में, देखो ये हमें यहां पर देखने को मिलता है। ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। मतलब ये यहां पर गलत हो सकता है, गलत है, बाकी सारी चीजें हमें बिल्कुल सही देखने को मिलेगी। अब आप इस बात को देखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं ये पृथ्वी का हम लोग गोलाकार, पृथ्वी वैसे गोल तो है नहीं, इसलिए देखो गोल नहीं है तो हमने भी गोल उसको नहीं बनाया। अगर गोल होती तो हम इसको गोल बना देते। ठीक है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि इस वाले जो सेंटर पॉइंट्स है हमारे पास में एक लाइन पास आउट होती है, इसे हम लोगों ने हमारी भूमध्य रेखा क्या कहा? भूमध्य रेखा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फीयर में हम लोगों को कर्क रेखा, कौन सी रेखा? कर्क रेखा यहाँ पर जाती हुई देखने को मिलेगी। यहीं पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा हम लोगों को देखने को मिलेगी। और इसी भूमध्य रेखा के लगभग में ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? तो ये भूमध्य रेखा हो गया। इसमें जो हम लोग बोलते हैं, यहां पर हम लोगों को 23.5 डिग्री नॉर्थ में मकर रेखा, यहां पर कौन सी रेखा देखने को मिलेगी? मकर रेखा देखने को मिलेगी। यहां पर 23.5 डिग्री हमें लगभग नॉर्थ में देखने को मिलेगा। देखो ये दो हमारे पास में पोल होते हैं, इसको हम लोगों ने साउथर्न हेमिस्फीयर कहा, यानी साउथ पोल हम लोगों ने इसको नाम दिया। और यदि हम लोगों ने इसको साउथ पोल दिया तो इसलिए हमारा नॉर्थ पोल हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर नॉर्थ पोल है। अब देखिएगा इसी नॉर्थ पोल में यहाँ पे जो एक व्रत हमें जो देखने को मिलेगा, इसको हम लोगों ने आर्कटिक व्रत, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? आर्कटिक व्रत। ये हमारा आर्कटिक व्रत देखने को मिलेगा। और इसके साउथ में जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम लोगों ने अंटार्कटिका व्रत, कौन सा व्रत? अंटार्कटिका व्रत हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो यह आपका अंटार्कटिका व्रत हो गया जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। अब देखो ये दोनों व्रत लगभग 66.5 डिग्री साउथ में और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में देखने को मिलते हैं। अब ये पूरा स्ट्रक्चर ये है। तो अक्षांश के समानांतर निम्नलिखित में कौन सी रेखा उसके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? कर्क रेखा क्या आपके उत्तरी गोलार्ध में? बिल्कुल। ये भूमध्य रेखा, इसी भूमध्य रेखा को हम लोग
विषुवत रेखा के नाम से जानी। क्या इसके नॉर्थ में हमें कर्क रेखा है, बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा बिल्कुल ये सही है। अंटार्कटिका व्रत भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में, बिल्कुल ये जो अंटार्कटिका व्रत देखने को मिला कि मकर रेखा जो है ये मतलब भूमध्य रेखा के साउथ में है, बिल्कुल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आर्कटिक व्रत भूमध्य रेखा के जो उत्तर में है, बिल्कुल ये आर्कटिक व्रत हमें देखने को मिलता है। हम लोग ये बोलते हैं इसके बाद में मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध में नहीं, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, इसलिए मैंने जवाब दिया। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन था, इसलिए बिल्कुल ये सही, गलत साबित हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर आप सभी को यहां पर याद होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने बताया ना स्ट्रक्चर, ठीक है, इससे बाहर भी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाहर नहीं जाएगा। थ्योरी क्लास पढ़िए तो अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है थ्योरी क्लास पढ़ाना। एमसीक्यू के फॉर्म में मैंने कहा जितना मैं पढ़ा सकता हूं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये आज माइक बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है, बार बार नीचे देखना पड़ रहा है। देशांतर और दक्षांश के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? अब ये बोल रहा है गलत है। ठीक है, देशांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब वो कहने का मतलब कि एक दूसरे को नहीं काटती। 180 डिग्री और 180 डिग्री वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट एक ही देशांतर रेखा को संदर्भित करते हैं। बिल्कुल, देशांतर रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है। बिल्कुल, ये क्या देखने को मिला, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। बिल्कुल, ये हमें देखने को मिलेगी। अक्षांश रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। देखो यहां पर हमें देखने को मिलेगा देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिशत नहीं करते, बिल्कुल सही है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतर रेखा को संदर्भित करता है। अक्षांश रेखा एक दूसरे को अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, बिल्कुल सही है। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, बिल्कुल ये भी देखने को मिलेगा। ये वाला ऑप्शन होगा जो हमें गलत यहां पर देखने को मिलेगा। अब ये क्यों गलत हुआ, अभी आप सभी को आगे यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो उसने बोला है कि अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर हो, बिल्कुल पैरेलल होती है, समानांतर होती है। अक्षांश रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये बात बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। देशांतर रेखा भी कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अब ये कैसा नहीं करती, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो शब्द विषुव संदर्भित जो करता है, एक समान आकार को दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, गर्म और सर्दी एक समान अवधि के लिए होते हैं, मौसम जो मौसम एक समान अवधि के होते हैं। तो ये क्या होता है, विषुव का मतलब यहां पर यह होता है कि दिन और रात समान अवधि के होते हैं, मतलब दिन और रात बिल्कुल बराबर हम लोगों को यहां पर देखने मिलते हैं। उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है विषुव। क्या किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, विषुव का यहां पर किया जाता है। तो 21 मार्च तारीख याद रखिएगा, 21 मार्च और जो 23 सितंबर पड़ेगा, इसके लगभग में दोनों दिन और रात, यहां पर मैं बोलूंगा दिन व जो रात होते हैं वो हमें क्या देखने को मिलते हैं, बराबर देखने को मिलते हैं। जो दिन और रात की बराबर की घटनाएं देखने को मिलती है। मान लीजिएगा यहां पर हम लोगों को सूर्य देखने को मिलेगा और यहां पर विशालकाय हमारे पास पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर हमारे पास में यहां पर तो कर्क रेखा है, मतलब ये कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, फिर बीच में से हम लोगों को मकर लाइन ये विषुवत रेखा हमें देखने को मिलेगी, विषुवत रेखा देखने को मिलेगी और ये 0 डिग्री से होती है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर 23.5 डिग्री से हम लोगों को मकर लाइंस, कौन सी रेखा, मकर लाइंस देखने को मिलेगी। अब आप देखिएगा सूर्य एक बार सूर्य जो सनलाइट पड़ती है वो आपके स्ट्रेट पड़ती है, तो जो सनलाइट आपके स्ट्रेट पड़ती है वो पहले आप लोगों का 21 मार्च के दिन पड़ती है। इसके बाद सूर्य का उत्तरायण होने लगता है और सूर्य धीरे धीरे यहाँ पर एक तारीख यानी कर्क रेखा पर 21 जून, तारीख याद रखिएगा 21 जून के दिन क्या पड़ता है, कर्क रेखा पर सूर्य सीधा पड़ता है। तो हम लोग बोलेंगे कि 21 दिन यानी आपके 21 जून के बराबर सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। सूर्य का फिर से धीरे धीरे यहाँ पर दक्षिणायन होने लगता है, तो ये आता वापिस विषुवत रेखा पर सनलाइट फिर भी स्ट्रेट पड़ती है और ये पड़ती है 23 सितंबर के दिन। कब पड़ती है, 23 सितंबर के दिन। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और मकर रेखा पर जाता है और मकर रेखा पर 22 दिसंबर के लगभग में ये सीधी स्ट्रेट लाइन गिराता है।
तो ये जैसे जैसे इसका दक्षिण होना, मतलब सूर्य की जो सनलाइट का दक्षिण में जाना, इस बात को बताता है कि फिर इधर ठंड वाला मौसम होने वाला है। और अब परिस्थिति यही देखने को मिल रहे हैं। 22 सितंबर जैसे जैसे नजदीक में आता जाएगा और हमारे क्षेत्र में, हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, हमारे उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल ठंड का जो माहौल है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो विषु का मतलब होता है कि दिन और रात एक समान अवधि के समान होते हैं। ठीक है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में सवाल नंबर बात करेंगे सवाल नंबर 14 की ओर। और सवाल नंबर 14 हमें देख, यार मैं केस माइक को तोड़ दूंगा आज, मुझे लग रहा है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कितनी बार भूमध्य रेखा पर? एक वर्ष में एक, 4 बार, वर्ष में एक बार, संपूर्ण वर्ष या वर्ष में 2 बार। तो ये वर्ष में 2 बार पड़ती है। और कैसे पड़ती है मैंने ये भी आप सभी को बात अभी समझाई। ठीक है, तो इस तरीके से पड़ती है। इसके बाद सवाल नंबर 15 की चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 15 हमें देखने को मिलेगा, पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल के कोण पर के यहां पर आप सभी के अनंत है। ठीक है, तो ये क्या दे देख रखा, अच्छा ये ना 1/2 के फॉर्म में होगा। तो ये 66 डिग्री अंश 1/2 के 66.5 डिग्री ना, ये इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये 2/1 था, ये 2/3 था, ये 4/1 था। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? देशांतरे कभी भी एक दूसरे को प्रतिशत नहीं करती है। 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही देशांतर रेखा को संदर्भित करते हैं, बिल ये नहीं करते हैं। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ये भी बिल्कुल हमें देखने को मिलता है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक दूसरे को काटते नहीं है। याद रखिएगा, जो हमें टोटल जितने भी अक्षांश की संख्या देखने को मिलती है, तो अक्षांश टोटल हम लोग टोटल बोलते हैं 181 होंगे। लेकिन यदि अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे, अक्षांश जो रेखाएं होती है वो अक्षांश रेखाएं एक ग्लोब पर 179 हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, और 2 अक्षांश, जैसे ये हमारे पास में 12 डिग्री अक्षांश रेखा और ये 13 डिग्री अक्षांश रेखा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लगभग 111 किलोमीटर के लगभग में हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। चलिएगा, अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा ये सवाल कैसे है। देखो, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विषुव का सबसे अच्छा वर्णन है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है। अब यहां पर देखने को मिलेगा दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है क्या? तो नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल दिन और रात की घटनाएं बिल्कुल समान रूप से देखने को मिलती हैं। सवाल नंबर 19 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 19 देखने को मिलेगा सामान्यतः पूरे ग्रह का लगभग कितना लगभग समान दिन और रात देखने को मिलते हैं। देखो, ये अभी देखने को मिला, ये समान दिन और रात देखने को मिले, तो यहां पर हम लोगों ने विषुव इसको कहा, क्या कहा? विषुव कहा। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा। ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने वाले हम सभी। सवाल नंबर 20 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 20 हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? तो ये भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है केरो, पोर्ट ब्लेयर, अदिस अबाबा। देखो, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्या पड़ता है कि जितने भी अक्षांश रेखा, मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, इनके ऊपर ये कितने कितने महाद्वीपों से पास आउट हुई है और ये कौन कौन से देशों के पास आउट हुई, ये याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले जो प्रश्न आते थे उसके कंपेरिजन में अब थोड़ा सा लेवल आएगा, तो ये कितने देशों से पास आउट होकर थी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ता है। तो इस पर आप सभी का फोकस होना चाहिएगा। तो पोर्टियोनिक यानी जो आप लोगों का इंडोनेशिया रहेगा, ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। केरो पर नहीं होगी, पोर्ट ब्लेयर भी नहीं, अदिस अबाबा पर भी नहीं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो ये 80 डिग्री जो लाइंस होती, इसको क्या कहा जाता है? हम लोग तिथि रेखा बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं।
और मानक जो समय रेखा होती है उसे हम लोगों ने 0 डिग्री देशांतर नाम दिया है। क्या नाम दिया है? 0 डिग्री देशांतर, उसको हम लोगों ने नाम दिया है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमें पता है कि टोटल 360 डिग्री देशांतर रेखा हम लोगों को देखने को मिलेगी। और यदि ये देशांतर रेखा देखने को मिलेगी तो हम लोगों ने जो लंदन का जो ग्रीनविच शहर है, लंदन जो ये ग्रीनविच वेधशाला है, ये ग्रीनविच वेधशाला कहां पर देखने को मिलेगी? लंदन में देखने को मिलेगी। यहीं पर हम लोगों ने इसको क्या कहा है? यहीं पर ब्रिटेन में 0 डिग्री, इसी को हम लोगों ने देशांतर रेखा नाम दिया है। यदि जो इसके पूर्व में है वो सभी देश पूर्वी देशांतर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्वी देशांतर हम लोग उनको बोलते हैं। और जो इसके वेस्ट में वो सभी पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पश्चिमी देशांतर हम लोग इनको नाम बोलते हैं। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आप सभी को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और भारत इस ग्रीनविच वेधशाला से कितने डिग्री आगे, कितने घंटे समय आगे? तो 5.5 घंटे जीएमटी लाइन से हम लोग आगे चलते हैं हमेशा। प्लस भी आपने मोबाइल फोन या घड़ी में ये टाइम यहां पर देखा होगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 22 पर चर्चा करेंगे। और 22 हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक यामोत्तर रेखाएं जो है वो मतलब जो मानक समय रेखाएं वो देखने को मिलेगी? यूएसए के अंदर बिल्कुल आप लोगों को देखने को मिलेगा, फ्रांस के अंदर, जापान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। तो यूएसए के अंदर 6 हैं। और जब हम लोग बात करेंगे रूस की यानी रसिया की बात करेंगे तो 11 टाइम जोन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, अभी इस ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमें बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे चर्चा करते हैं। और आगे चर्चा करने की श्रेणी में सवाल नंबर 23 हमें जो देखने को मिलेगा, हमें देख रहे होंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। तो ये जो होता है तिथि रेखा, बोला ना, समय तो नहीं बोला, 180 डिग्री ग्रीनविच जो है ये हमें यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चर्चेंगे, वह मेडिटेरियन है जिस पर भारतीय मानक समय की जो रेखा आधारित है। 82 और आधे डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा, 84 और आधे डिग्री नहीं, हम लोग मानते बिल्कुल 82 और आधे डिग्री जो है, 82 और आधे डिग्री जो पूर्वी देशांतर ये होगा। हम लोग बात करते हैं आईएसटी यानी आप लोगों का इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, इसकी स्थापना कब देखने को मिली? तो 1947 1947 में हम लोगों को इसकी स्थापना देखने को मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। अब भाई मैं तुमको बता रहा हूं सबको कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो है ये नहीं आते हैं, क्योंकि ये बहुत पहले के 2018 19 से 20 21 में परीक्षा। अब जो पैटर्न चलेगा ना, आप लोगों को सीधा कंट्री देगा, कौन कौन सी कंट्री से ये पास आउट हुई है या नहीं हुई है, वो आप सभी को डाटा याद होना चाहिए। मैं आप लोगों को अभी बोर्ड पर समझा रहा हूं, कल तक आप सभी को ये सारे कंट्री विथ ये कौन सी रेखा पर है ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। अब मान के चलिएगा जो आज की क्लास का होमवर्क होने वाला वो यही है। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे, देखो ये तो अब ये जीएमटी भारतीय मानक समय रेखा कितने आगे, अभी हम लोग जो बताया 5.5 घंटे आगे देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये याद भी मत करना। ठीक है, मैं बता रहा हूं ना तुमको, ये याद करना मेरे भाई, ये चीज याद करना। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? देखो कर्क रेखा दुनिया में 17 देशों से पास आउट होकर गुजरती। ठीक है, अब देखो इससे पहले जो है ये वाला मैप देख लो, क्या ये मैप दिखाई दे रहा है आप सभी को या नहीं देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल। तो ये वाला जो मैप है, इस वाले मैप पर मैंने आप लोगों को ये समझाया था। इस वाले मैप पर जरा देखिएगा कौन सा पेन दिखेगा इस पर, ये पेन दिख रहा है? चलो दिख रहा है ना, दिख रहा है, मुझे नहीं पता दिखा नहीं दिखा। ठीक है, चलो तो दिख रहा है, चलो दिख रहा है। देखो ये हमारे पास में 0 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फीयर हम सभी को देखने को मिलेगा। अभी 1 मिनट रखते हैं ना, ये क्यों नहीं दिखेगा? ये देखो, अब हमने कहा था कि ये जो जितनी भी लाइंस होती ये समानांतर लाइन, यानी इनको हम लोगों ने अक्षांश रेखा, क्या नाम दिया इनको? अक्षांश रेखा हम लोगों ने नाम दिया। देखो क्या अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से टच होती हुई देखने को मिलेगी? तो जवाब होगा नहीं, एक दूसरे से
टच ये नहीं होती, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करती। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आप लोगों को समानांतर, ये रेखाएं कैसे देखने को मिलती है, समानांतर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती हैं। क्या सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है? बिल्कुल पैरेलल होती है, तो बिल्कुल ये पैरेलल देखने को मिलेगी। और इसी पॉइंट से सारी की सारी आप सभी को देशांतर रेखाएं इस वाले पॉइंट से इस तरीके से देखने, क्या ये भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती? जवाब होगा एक दूसरे को नहीं काटती है, ये भी एक ही पॉइंट पर जाकर मिलती है। तो ये जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं, इनको हम लोगों ने अक्षांश रेखाएं क्या नाम दिया है? अक्षांश रेखाएं नाम दिया है। जितनी भी खड़ी लाइनें, इन सबको हम लोगों ने देशांतर रेखाएं नाम दिया है। क्या नाम दिया है? तो टोटल देशांतर रेखाओं, देखो बात कर रहा हूं रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 देखने को मिलेगी, और अक्षांश लाइन जो अक्षांश रेखा की संख्या देखने को मिलेगी वो 179 हमें देखने को मिलती है। अब ये 179 क्या है, इसको मैं आगे अगर समय मिला तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो ये बिल्कुल काल्पनिक रेखाएं देखने को मिलती है, हम लोग इनको नहीं देख सकते। जितनी भी अक्षांश रेखाएं आप लोगों को देखने को मिलती है, और कुछ आप सभी को देशांतर रेखाएं देखने को मिलेगी। 0 डिग्री जो देशांतर रेखाएं होती है वो टाइम मैनेजमेंट के लिए उसको सेट किया था, और 180 डिग्री जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो चलती है, मतलब जो पश्चिम में जो जो देखने को मिलती है, वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब इस पर चर्चा करेंगे। अब इधर पीछे आइएगा, देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो सारे, और ये याद कर लेना आज घर जाके। पहला आप लोगों का काम यही है कि इसको अच्छे तरीके से याद करना। हमने कहा ये 17 देशों से पास आउट हुई है। अभी 17 देशों से जो 17 देशों से कर्क रेखा पास आउट होती हुई देखने को मिलेगी। देखो पहला तो प्यारा भारत है, हमने कहा था कि 8 भारत के ऐसे राज्य जिससे कर्क रेखा पास आउट होती है। इसके बाद म्यांमार देखने को मिलेगा, चीन देखने को मिलेगा, बांग्लादेश देखने को मिलेगा। बांग्लादेश के बाद ताइवान यहाँ पर पड़ता है, इसके ऊपर ही एक ही छोटे से द्वीप पर है। मैक्सिको देखने को मिलेगा, बहामास देखने को मिलेगा। इसके बाद लीबिया के बाद माली के बाद ओमान, ये ओमान तो हमारे ही एशिया के, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, मिस्र से पास आउट हो गई, और पश्चिमी सहारा बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, अल्जीरिया और नाइजर। ठीक है, अल्जीरिया और नाइजर, ऐसे टोटल 17 कंट्री देखने को मिलते हैं जिससे ये कर्क रेखा पास आउट होती है। तो ये सभी कल तक आप सभी को याद होना चाहिएगा। इसके बाद में भूमध्य रेखा विश्व, अब देखो ये जो भूमध्य रेखा ये लगभग कितने देशों से पास आउट होती है? 13 देशों से। पहले तो आप सभी को इक्वाडोर देखने को मिलेगा, कोलंबिया देखने को मिलेगा, बिल्कुल आप सभी को दक्षिण अमेरिकन कंट्री देखने को मिलेगी, ब्राजील भी वहीं पर है, साओ टोआम देखने को मिलेगा, प्रिंसिप देखने को मिलेगा, कांगो गणराज्य ये आप सभी के अफ्रीका में है, गेबोन भी अफ्रीका में देखने को मिलेगा, लोग कांगो गणतांत्रिक जो है ये भी अफ्रीका में देखने को मिलेगा, जुगांडा भी वहीं पर है, केन्या भी वहीं पर है, सोमालिया भी वहीं पर देखने को मिलेगा, मालदीव तो हमारा ही पड़ोसी है, इंडोनेशिया और किरिबाती। ये आप सभी को याद होना चाहिए। मकर रेखा 10 देशों से होकर पास आउट होती है। ठीक है, अब मकर रेखा 10 देशों से, यानी आपका अर्जेंटीना से पास आउट होती है, ब्राजील से, ब्राजील के बाद चिली हमें देखने को मिलेगा, चिली के बाद पेराग्वे, पेरा के बाद नामीबिया, ये सब याद होना चाहिए। नामीबिया के बाद बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के बाद में मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद में मेडागास्कर हमें देखने को मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, या की क्लास समझ में आई होगी। सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ सकता है वो ये पीछे जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये रहेगा, ये कल तक आप सभी का होमवर्क है। अब मैं आप लोगों से पूछ भी तो नहीं सकता आप लोगों ने कितना पढ़ा या कितना नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कहां कहां से क्लासेस देख पा रहे हैं। लेकिन ये मैं इस विश्वास के साथ मैं मान के चलता हूं कि ये जो आज की क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर लाइंस, एनी हाउ कंडीशन, ये तीनों ही कर्क रेखा पर जितने भी देश पड़ते हैं सभी आप सभी को याद हो जाना चाहिए। मैं साइड से हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट इसका आप सभी ले लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे तरीके से उसको याद करना है। ठीक है, और मेरे को बहुत कुछ पढ़ाना था जिसे इस पर मैं चर्चा करने वाला था। तो पहले कभी किसी दिन क्लास लेकर आएंगे, बिल्कुल जो जो बताएंगे। तो ये जो
तिथि रेखा आप सभी को देखने को मिलेगी, इसको 4 जगहों से मोड़ा गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे, इसको 4 जगहों से क्यों मोड़ा गया है, ठीक है, बिल्कुल चर्चा करेंगे, लेकिन ये आप सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा चलते हैं, आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है, और कल सैटरडे है, कल बिल्कुल आप सभी जुड़ना ना भूले, क्योंकि कल भारत के इतिहास की क्लास होने वाली है, ठीक है। इससे पहले भी मैं 3 क्लासों को भारत के इतिहास, सॉरी 2 क्लासों को भारत के इतिहास में आप सभी को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़े, इसके लिए पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।